डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष में अनिवार्य हिंदी लेकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए उनके प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी कहानियाँ, कविताएं और व्याकरण के दूसरे खंड कविताएं और व्याकरण से 12वीं इकाई हिंदी में क्रियाएं के ऊपर हम व्याख्यान ले रहे थे, जिसका प्रथम भाग पिछली बार हमने लिया था। अभी इस बार दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो मित्रों, आज हम हिंदी में क्रियाओं के वर्गीकरण पर बात करेंगे। इस इकाई का लेखन प्रोफेसर राम गोपाल सिंह जी ने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ। इस इकाई का उद्देश्य या व्याख्यान का उद्देश्य हिंदी भाषा में क्रिया की अवधारणा से परिचित होना, क्रियाओं का वर्गीकरण जानना, क्रियाओं की कालगत व्यवस्था की समझ विकसित करना और वाक्यों में क्रियाओं के उचित प्रयोग की योग्यता अर्जित करना है। इसमें से पहला उद्देश्य जो है वो हमने पिछले व्याख्यान में पूर्ण कर लिया था। तो आज हम दूसरे उद्देश्य क्रियाओं का वर्गीकरण पर चलते हैं। क्रियाओं का वर्गीकरण कई आधारों पर हो सकता है। उसमें से जो सबसे पहला और सबसे आसान या सबसे पहले जिसको हम सीखते हैं वो है काल के आधार पर क्रियाओं का भेद। आप सबको मालूम होगा कि 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, और इन्हीं 3 पर आधारित वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया होती है। सीधे सीधे आप बहुत ही सरल उदाहरण होते हैं, इसमें कोई विशेष सोचने की बात नहीं है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने पढ़ाया था, मैं पढ़ाऊँगी, ये 3 अलग अलग काल की क्रियाएं हैं। मैं पढ़ा रही हूँ वर्तमान काल की क्रिया है ना, भूतकाल की क्रिया मैंने पढ़ाया था आ जाएगा, और भविष्य काल की क्रिया मैं पढ़ाऊँगी, गी आ जाएगा, गे आ जाएगा। बहुत स्पष्ट है। इसके अलावा इसमें अवान्तर बहुत सारे भेद होते हैं। आप माने सतत चलने वाली जो क्रिया होती है वर्तमान काल की, वैसे भी हो सकती है। मैं पढ़ा रही हूँ मतलब अभी इस समय इस क्षण पढ़ा रही हूँ, और मैं पढ़ाती हूँ ये भी वर्तमान काल है, लेकिन ये सतत चलने वाली क्रिया है, यानी लगातार जो काम होता है बराबर। तो उससे उस तरह से ये अलग अलग भेद इसके होते हैं। आप उसमें आप देख सकते हैं अपने इकाई में, अपने स्वाध्याय सामग्री में आपको इसमें विस्तार से आपको इसके विषय में मिलेगा। यहाँ पर जो मैं ज़्यादा आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान दिलाना चाहती हूँ, वो रचना के आधार पर क्रिया के भेद पर मैं विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। सकर्मक क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं, उभयविध क्रिया हो सकती है और द्विकर्मक क्रिया होती है। ये व्याकरणिक वस्तु है, व्याकरण की समझ इसके लिए ज़रूरी है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा अपना फोकस करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। सकर्मक क्रिया का क्या मतलब हुआ? माने जिसको कर्म की अपेक्षा हो, ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म, जिसके लिए कर्म जरूरी है ना। मैं पढ़ रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ, ये तुरंत सवाल आएगा। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। तो कभी सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्म के बिना हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर पुस्तक, ये कर्म उपस्थित नहीं है, वाक्य में नहीं दिया गया है, लेकिन अपने आप इसमें कर्म है। मैंने ये समझ में आता है कि कर्म तो कुछ ना कुछ है ही। पुस्तक पढ़ रही हूँ, अखबार पढ़ रही हूँ, पत्र पढ़ रही हूँ, कुछ भी जो भी है, लेकिन कर्म तो है ही। तो ऐसी जो क्रियाएं जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है, कर्म होना ही चाहिए, हाँ, उनको सकर्मक क्रिया कहते हैं। मित्रों, ध्यान रखिए, वाक्य में कर्म हो या ना हो, लेकिन अगर आप पढ़ें और आपको मन में तुरंत ये प्रश्न आए कि क्या मैं पढ़ रही हूँ, मैं लिख रही हूँ,
मैं खा रही हूँ, इत्यादि इत्यादि जो क्रियाएं हैं उसमें तुरंत सवाल आता है क्या, क्या पढ़ रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, क्या खा रही हूँ। तो वहाँ वो जो है वो सकर्मक क्रिया होगी। क्या प्रश्न होना चाहिए, क्या प्रश्न जहाँ पर आएगा वहाँ पर वो सकर्मक क्रिया आएगी। अकर्मक क्रिया है जिसमें कि ये क्या प्रश्न नहीं आता है। मैं सो रही हूँ, मैं क्या सो रही हूँ ये नहीं पूछा जाएगा। मैं जा रही हूँ, मैं क्या जा रही हूँ ये नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो है अकर्मक क्रिया होती है। तो जिन क्रिया के साथ क्या का प्रश्न बनता है वो सकर्मक क्रियाएं हुई, और जिनके साथ क्या का प्रश्न नहीं बनता है वो अकर्मक क्रिया हुई। कुछ क्रियाएं होती हैं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं, उभयविध क्रिया। जैसे मैं खेल रही हूँ, अब खेल है वो ऐसे भी खेलना हो सकता है ना, बिना कर्म के भी। क्या खेल रही हूँ ये भी प्रश्न बनता है। मैं बास्केटबॉल खेल रही हूँ, मैं शतरंज खेल रही हूँ, मैं कैरम खेल रही हूँ, ये यहाँ पर क्या का जवाब आएगा। लेकिन अगर क्या हम नहीं भी पूछें तो मैं खेल रही हूँ इतना कहना भी पर्याप्त होगा। क्या प्रश्न के बिना भी ये वाक्य पूरा है। या कर्म कोई ज़रूरी नहीं, खेलना एक ऐसे ही खेल रही हूँ, कुछ भी खेल रही हूँ, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्म हो ही। तो ये उभयविध, ऐसी क्रियाएं उभयविध क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, बहुत आसान है अगर आप इस बात को समझ लें क्या के प्रश्न के साथ। तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और जिसमें दोनों ही लागू हो जाएं, माने क्या का प्रश्न बनता भी हो और न बने तो भी चलेगा, तो वो उभयविध क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया में दो क्रियाएं आती हैं। मैं आपको क्रियाओं का वर्गीकरण पढ़ा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर कर्म आपको ये भी है, मैं किसको पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। और क्या पढ़ा रही हूँ, क्रियाओं का वर्गीकरण पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर दो कर्म आए। ठीक है, तो ऐसे भी क्रियाएं हो सकती हैं जिसमें कि दो कर्म की आवश्यकता पड़ती हो, है ना। आपको, यहाँ पे को लगा है, कर्म जो है कर्म कारक, उसका चिन्ह है को। ये हमने कारक के प्रकरण में जाना ही था। तो को जिसमें लगा है वो कर्म है, यानी आप भी कर्म है। और फिर क्या ये प्रश्न से है तो वो आता है क्रियाओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ा रही हूँ, क्रियाओं का वर्गीकरण। तो ये एक कर्म हुआ और आप एक कर्म हुए, तो दो कर्म हुए। तो पढ़ रही हूँ इस क्रिया के साथ दो कर्म लगे हुए हैं। तो ऐसे जो क्रियाएं होती हैं जिनके साथ दो कर्म लग सकते हैं, दो कर्म लगे हुए होते हैं, उनको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। ये मूल रूप से व्याकरण की वस्तु है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म आता ही आता हो, बिना कर्म के, कर्म वाक्य में अनुपस्थित रह सकता है, वाक्य हम बिना कर्म के बना सकते हैं, लेकिन क्रिया हम जैसे ही कहेंगे तो प्रश्न एक बनेगा कि क्या के साथ उस क्रिया को लगा करके प्रश्न बनेगा और उसका एक उत्तर होगा। ठीक है, तो वो सकर्मक क्रिया हुई। अकर्मक क्रिया में ये प्रश्न बनेगा ही नहीं, है ना, वो क्रिया अपने आप में पर्याप्त होगी, वो अकर्मक क्रिया होगी। कुछ क्रियाएं होंगी जिसमें प्रश्न बनता भी है, उसका उत्तर भी रहेगा, और बिना प्रश्न बनाए या बिना इस बात को जाने कि क्या, वो तो भी पर्याप्त होगा, तो वो उभयविध कहलाएगी। और एक से ज़्यादा कर्म या मतलब दो कर्मों के साथ जुड़ी हुई जो क्रियाएं होगी उसको द्विकर्मक क्रिया करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी क्रियाओं का भेद बनता है। रचना के आधार पर क्रिया के और भी भेद हो सकते हैं, है ना। इसमें पहले है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि कोई किसी को काम करने की प्रेरणा दे, है ना। या जब मूल क्रिया का हम प्रयोग करते हैं तो क्रिया का जो फल होता है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ मतलब किताब पुस्तक लेकर या जो कुछ भी मैं ही पढ़ रही हूँ, पढ़ना मेरा है। और जब मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो यहाँ पर पढ़ने वाला कौन है, आप है।
मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये प्रेरणा हुई आपको ऐसा करने के लिए मैंने कहा, तो ये जो है प्रेरणार्थक हो जाएगा। फिर इसका तीसरा भी स्तर आता है जहाँ पर किसी और से मैं कहूँ, मैंने अध्यापक से बच्चे को पढ़वाया, तो यहाँ पर मैंने नहीं किया, मैंने पढ़ना जो क्रिया है वो मैंने नहीं की, और ये मैंने दूसरे को कहा और तीसरे ने पढ़ा। ठीक है, तो ये 3 लेवल का यहाँ पे बनता है। हर पहले जो भी क्रिया होगी उसमें एक मूल क्रिया होगी, जैसे पढ़ना। जब प्रेरणार्थक बनेगी तो उसमें एक पढ़ाना, है ना, एक आ की मात्रा जुड़ जाती है। और तीसरा जब होता है तो और उसमें एक जुड़ जाता है पढ़वाया। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। पहले लेवल की जो बनती है ये, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। पहले लेवल की जो बनेगी उसमें केवल आ की मात्रा लगेगी, दूसरे लेवल की जो बनेगी उसमें वाया ऐसा लगेगा। ठीक है, जैसे सूची आपकी पुस्तक में दी हुई है, हंसना, हंसाना, हंसवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, है ना, चलना, चलाना, चलवाना। जब स्वयं चल रहे हैं तब चलना, जब दूसरे को चला रहे हैं तब चलाना, और फिर वो चलाने का काम भी किसी तीसरे से करवा रहे हैं तो चलवाना। ये इस तरह से बनती है। क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है, लेकिन जो मूल क्रिया अकर्मक होती है, प्रेरणार्थक क्रिया बनने पर वो हमेशा सकर्मक हो जाती है। जैसे मैं हंस रही हूँ, यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है, निश्चित रूप से इसमें क्या का प्रश्न नहीं आता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन मैंने तुमको हंसाया, जब मैं ये कहूँगी तो यहाँ पर तुमको कर्म आ जाता है, तो हंसाया जो है वो सकर्मक क्रिया हो गई। यानी प्रेरणार्थक क्रिया में अकर्मक क्रिया हो या सकर्मक क्रिया हो, अंततः प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक ही हो जाती है। तीसरे स्तर में भी जब कहा कि मैंने तुमको कॉमेडियन से हंसवाया, तो यहाँ पर भी कर्म आ रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया हुई। तो ये बात ध्यान रखिए कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं बराबर सकर्मक, माने ये क्रियाएं हमेशा सकर्मक ही रहेंगी। प्रेरणार्थक क्रियाएं कभी भी अकर्मक नहीं रहती हैं। जो अकर्मक क्रिया है उसके साथ क्या का प्रश्न नहीं आता है, लेकिन वो अकर्मक क्रियाएं जब प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, यानी किसी और के द्वारा या किसी और के द्वारा वो क्रिया की जाती है, तब वो सकर्मक क्रिया ही हो जाती है, क्योंकि उसमें कर्म जुड़ ही जाता है। फिर हम कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कहते हैं कि माने जो मूल क्रिया है उसके साथ कोई कुछ और भी लगाना पड़ता है। जैसे तुम जगे हुए थे, है ना। अब यहाँ पर जगे हुए थे, जगे, जगना, ये एक क्रिया हुई, और थे दूसरी भी क्रिया हुई। तो ये थे, है, था, इस प्रकार के जो साथ में आते हैं उनको कहते हैं सहायक क्रिया। मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, और हूँ जो है वो सहायक क्रिया है। तो इस तरह से है, हूँ, हो रहे थे, ये सारी जो क्रियाएं आती बाद में लगने वाली, वो सब सहायक क्रिया कहलाती हैं। फिर अगला जो रचना के आधार पर भेद होता है वो संयुक्त क्रिया का। संयुक्त क्रिया का मतलब कि एक
क्रिया होती है उसके साथ वो वाक्य पूरा नहीं होगा जब तक एक दूसरी क्रिया भी साथ में न लगी हो। जैसे वह पढ़ने लगा, वह खाना खा चुका है, ट्रेन जा चुकी है, मुश्किल से सोने पाया, मैं मुश्किल से सोने पाया, है ना। अब यहाँ पर सोना, खाना, जाना इत्यादि मुख्य क्रियाएं हैं और उसके साथ में लेकिन ये पूरा नहीं होगा वाक्य जब तक कि चुका है, पाया हूँ इत्यादि इत्यादि जो शब्द होते हैं वो हम न लगाएं, क्रियार्थक शब्द न लगाएं। तो ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रियाएं हैं। ये मुख्य और सहायक क्रिया को मिला करके जो बनती हैं, ये पूरी की पूरी मैं खा चुका हूँ। अगर आपसे कोई कहे कि संयुक्त क्रिया किसको कहेंगे या संयुक्त क्रिया पहचानिए वाक्य में से, तो अगर मैंने वाक्य हो मैं खा चुकी हूँ और आपसे कहा जाए कि आप इसमें क्रिया बताइए, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। मैं खा चुकी हूँ, ये पूरी चीज़ जो है क्रिया है, यानी ये 3 शब्द मिल करके ये क्रिया बनाएंगे। इस वाक्य की क्रिया ये 3 शब्द हैं, इसमें 2 ही है, एक कर्ता है मैं और खा चुकी हूँ ये क्रिया, ये पूरी की पूरी क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया हुई जब सहायक और मुख्य क्रिया दोनों साथ मिलकर के पूरी एक क्रिया बना देती हैं, तब उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। और फिर एक आता है, ये 8वां होना चाहिए यहाँ पे, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब हुआ कि आप माने एक काम करने के बाद दूसरा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने नहाकर भोजन किया, मैं पढ़कर विद्यालय गई। तो यहाँ पर एक काम करने के बाद दूसरा काम हुआ, है ना। तो जो पहले किया मैंने नहाकर भोजन किया, तो नहाकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया होगी और जो वाक्य की मुख्य क्रिया है वो है भोजन किया। किया तो ये मुख्य क्रिया है, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया है नहाकर। तो इस तरह से जो जिसमें कर बीच में लग जाता है और 2 चीज़ें, 2 काम करने का बोध होता है, 2 क्रियाएं करने का बोध होता है, तो जो पहले क्रिया की जाती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ये मुझे लगता है कि ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब एक क्रिया के से संबंधित जो है एक चीज़ है जिसको कि वाच्य कहते हैं। हालांकि ये क्रिया क्या ही से जुड़ी हुई ही चीज़ है, लेकिन उसको वाच्य कहते हैं। माने हम जो वाक्य बोलते हैं उसमें क्रिया का किस प्रकार उपयोग करते हैं उस पर ये वाक्य का वाच्य निर्धारण, माने कहा गया जो है वो किस प्रकार कहा गया है, तो उसके आधार पर वाच्य के भेद होते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर क्रिया का परिवर्तन वाच्य है। माने जब हम वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य में कर्ता प्रधान है अथवा कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है, इसके आधार पर क्रिया परिवर्तित हो जाती है। और वो जो परिवर्तित हुई क्रिया है, जो अलग अलग तरह की क्रिया है हर एक वाच्य में, तो वही वाच्य कहलाती है। कर्तरी प्रयोग, कर्ता जब प्रमुख है ना, तो जब क्रिया कर्ता पर निर्भर हो और उसके लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, ठीक है। आपको मालूम होगा कि हिंदी में हमने पिछली बार ही पढ़ा था, इस बात को देखा था कि हिंदी में जो क्रियाएं हैं वो पूरी तरह से निर्भर होती हैं कर्ता के ऊपर, या माने किसी एक दूसरे शब्द के ऊपर। माने क्रिया का भी लिंग, वचन और पुरुष तीनों होते हैं, है ना। लिंग से भी आप परिचित हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, पुरुष, उत्तम, मध्यम, प्रथम, मध्यम, उत्तम, है ना। तो ये 3 तरह के पुरुष होते हैं। प्रथम माने जो वह, वे इत्यादि ये जो है वो प्रथम पुरुष में है। तुम, आप इत्यादि मध्यम पुरुष है और मैं, हम उत्तम पुरुष हैं।
तो ये 3 पुरुष होते हैं, 2 वचन है, 1 वचन बहुवचन, लिंग भी 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इस तरह से ये क्रिया पर भी ये सारे लागू होते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है ना। हिंदी में ये खास बात है कि ये लागू होते हैं। तो ये अब ये किसके आधार पर हों? क्रिया में लिंग, वचन और पुरुष किसके आधार पर हों, इससे वाक्य बदल जाता है, वाच्य बदल जाता है ना। तो कर्तरी वाच्य उसको कहेंगे कि जब क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता पर निर्भर हों। जैसे मैं लिख रही हूँ, इसमें मैं जो है ये स्त्रीलिंग, मैंने अपने लिए प्रयोग किया, मैं स्त्री है इसलिए लिख रही हूँ। हाँ, ये जो हमारी सहायक क्रिया है, रही हूँ, या यहाँ पे वस्तुतः ये संयुक्त क्रिया के रूप में जो ये सहायक क्रिया है, तो यहाँ ये मैं चूंकि स्त्री हूँ तो उसके हिसाब से स्त्रीलिंग है, एक वचन हूँ इसलिए एक वचन है, और पुरुष उत्तम पुरुष है तो उस हिसाब से ये क्रिया है। अब यहीं पर मान लीजिए कि दूसरा किसी लड़के की बात हो, वह, तो वह लिख रहा है, क्रिया बदल गई है ना। अब यहां पर वचन भी बदलेंगे तो वैसे ही बदल जाएगा, वे लिख रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे कर्ता बदलेगा वैसे वैसे क्रिया में परिवर्तन आएगा, है ना। और इसलिए ये जो सारे वाक्य हैं वो कर्तरी वाच्य के हैं, क्योंकि इसमें क्रिया जो है वो कर्ता के ऊपर निर्भर कर रही है। दूसरा जो वाच्य होता है वो कर्मणी वाच्य कर्म वाच्य होता है, जब क्रिया कर्म पर निर्भर होती है, माने उसके लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। छात्राओं ने पाठ पढ़ा। अब छात्राएं तो जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया बन रही है वो क्या है? पढ़ा, पुल्लिंग जैसी है। क्यों? क्योंकि पाठ जो है वो पुल्लिंग है, जो हमारा कर्म है वो पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग आई। तो जब कर्म के ऊपर आधारित होती है क्रियाएं, तब वह कर्मणि प्रयोग होता है। और भाव कब होता है? जब क्रिया कर्ता या कर्म दोनों के ऊपर निर्भर ना हो और एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में हो। ठीक है, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष दोनों हम कह सकते हैं, अन्य को हम प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं, है ना। तो ये इसमें बने कोई भी ये बालिका से सोया नहीं जाता, ये स्त्रीलिंग है लेकिन सोया नहीं जाता, ये एक वचन में है, पुल्लिंग है और अन्य पुरुष में है ना, प्रथम पुरुष में है। यहीं पर अगर और चेंज करेंगे, मुझसे सोया नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता, बच्चों से सोया नहीं जाता, लड़कों से सोया नहीं जाता। आप कुछ भी यहाँ पे परिवर्तित कर लीजिए, ये नहीं बदलेगा। तो ये हुआ भावे प्रयोग, है ना, भाववाच्य। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, ये दूसरा हुआ कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, 3 प्रकार के वाच्य हैं। और कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्तृवाच्य में जैसा कि मैंने बताया, क्रिया जो है कर्ता के ऊपर निर्भर होगी, कर्ता का जो लिंग, वचन और पुरुष होगा वही क्रिया का भी होगा। जब कर्मवाच्य होगा तो कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष होगा।
और जब भाववाच्य होगा तो क्रिया या कर्ता दोनों, कर्ता या कर्म दोनों में से किसी के ऊपर क्रिया निर्भर नहीं होगी। क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में ही होगा। ठीक है, प्रथम पुरुष अन्य पुरुष एक ही बात है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के वाच्य बनते हैं। कर्तृवाच्य, कर्ता की प्रधानता होती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य, उसमें कर्म की प्रधानता होती है और केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। आप स्पष्टतः समझ गए होंगे, क्योंकि कर्म होता ही है तो इसलिए, और कर्म के ऊपर ही आधारित होती है क्रिया, तो क्रिया निश्चित रूप से सकर्मक ही रहेगी। भाववाच्य, इसमें कर्ता और कर्म दोनों ही गौण हो जाते हैं और प्रायः अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। कभी कभी कुछ उदाहरण सकर्मक क्रियाओं के भी मिल सकते हैं, लेकिन सामान्यतया अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है भाववाच्य में। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं। कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता, केवल सकर्मक क्रियाएं। और भाववाच्य, कर्ता और कर्म दोनों ही गौण, दोनों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहेगी और प्रायः अकर्मक। प्रायः शब्द को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। प्रायः का मतलब हुआ कि आम तौर पे, सामान्यतया, ऐसा नहीं है कि सकर्मक क्रिया बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं आती हैं। कोई एक उदाहरण, 2 उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन सामान्य रूप से आपको अकर्मक क्रियाओं का ही उदाहरण मिलेगा। तो इस तरह से ये वाच्य बने। तो मित्रों, ये हमारा आज का व्याख्यान रहा। आप अपने पाठ को पढ़िए, आपके पास जो स्वाध्याय सामग्री है उसको आप पढ़िए और इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए इस व्याख्यान के आलोक में। अगर आपको कहीं कोई समझने में दिक्कत होती है, कहीं कुछ आपकी समस्या आती है, प्रश्न आते हैं, तो आप हमें baou.ba.hindi@gmail.com पर भेज सकते हैं ईमेल। उसमें आप अपना प्रश्न लिखें, उसके बाद अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर इसलिए खास करके कहा जा रहा है क्योंकि हम व्हाट्सएप से आपसे तत्काल संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर अपना लिखिए आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। अभ्यास केंद्र का नाम और कोड लिखिए और कोर्स का नाम, आप किस बीए कर रहे हैं और क्या आपका विषय मुख्य है वो इत्यादि आप इसको स्पष्ट रूप से लिखिए। तो ये सूचनाएं देते हुए आप ईमेल भेजेंगे तो आपको आपका जो भी प्रश्न है उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। अपना पाठ पढ़ना आरंभ कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं